मेरी 5 बरस की छोटी बेटी मीना बिना बोले पल भर भी नहीं रह सकती। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने केवल 1 वर्ष का समय खर्च किया था। उसके बाद से जब तक वह जगती रहती है, एक पल भी मौन रहकर नष्ट नहीं करती। उसकी माँ बहुत बार डांटकर उसका मुंह बंद कर देती है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर पाता। चुपचाप बैठी मीना देखने में इतनी अस्वाभाविक लगती है कि मुझे बहुत देर तक सहन नहीं होता। इसलिए मेरे साथ उसका वार्तालाप कुछ उत्साह के साथ चलता है। सुबह मैंने अपने उपन्यास के 17वें पन्ने में हाथ लगाया ही था कि मीना ने आते ही बात छेड़ दी। पिताजी, रामदयाल दरबार काक को कौवा कहता था। वह कुछ नहीं जानता, है ना? मेरे उत्तर देने से पहले ही वह दूसरे प्रसंग पर चली गई। देखो पिताजी, भोला कह रहा था कि आकाश में हाथी सूंड से पानी डालता है, उसी से वर्षा होती है। मैया री, भोला कैसी बेकार की बातें करता है। खाली बकबक करता रहता है, दिन रात बकबक लगाए रहता है। इस बारे में मेरी हाँ ना की तनिक भी प्रतीक्षा किए बिना वह अचानक प्रश्न कर बैठी। पिताजी, माँ तुम्हारी कौन होती है? मैंने मन ही मन कहा, साली। ऊपर से कहा, मीना जा तू भोला के साथ खेल, मुझे इस समय काम है। तब वह मेरे लिखने की मेज के किनारे मेरे पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखकर बड़ी तेजी से आडगम वाडगम कहते हुए खेलने लगी। मेरे उपन्यास के 17वें पन्ने में उस समय प्रताप सिंह कांचनमाला को लेकर अंधेरी रात में नीचे बहती नदी के जल में कूद रहे थे। मेरा कमरा सड़क के किनारे था। सहसा मिनी आडगम वाडगम का खेल छोड़कर जंगले की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैले से ढीले ढाले कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, पीठ पर झोली लिए, हाथों में अंगूरों के 2-4 बक्स लिए एक लंबा काबुली वाला सड़क पर धीरे धीरे जा रहा था। उससे देखकर मेरी कन्या रत्न के मन में कैसे भाव उठे कहना कठिन है। उसने उसको ऊंची आवाज में बुलाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए एक आफत आ खड़ी होगी। मेरा 17वां परिच्छेद अब पूरा नहीं हो सकता। किंतु मीना की चीख पर ज्यों ही कावली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह झपटकर अंदर भाग गई। उसका नाम निशान भी ना दिखाई पड़ा। उसके मन में एक तरह का अंधविश्वास था, इस झोली के भीतर खोज करने पर उसके समान 2-4 जीवित मानव संतान मिल सकती है। उधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुए मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि जरूर प्रताप सिंह और कांचनमाला की अवस्था बहुत कठिन है, लेकिन आदमी को घर बुला लेने के बाद उससे कुछ ना खरीदना शोभा नहीं देता। कुछ खरीदा, उसके बाद 2-4 बातें हुई। अब्दुल रहमान रूस अंग्रेज आदि को लेकर सीमांत प्रदेश की रक्षा नीति के संबंध में बातचीत होने लगी। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मीना के भय को समूल नष्ट कर देने के अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मेरी देह से सटककर काबुली के चेहरे और झोली की ओर संदिग्ध दृष्टि से देखती रही। काबुली उसे झोली से किशमिश निकालकर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने संदेह से मेरे घुटने से सटकर रह गई। प्रथम परिचय इस प्रकार पूरा हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी दुईता द्वार के पास बेंच के ऊपर बैठकर बातें कर रही है और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है और बीच बीच में अपना मत भी मिश्रित बंगाली में व्यक्त कर रहा है। मीना को अपने 5 वर्षीय जीवन की अभिज्ञता में पिता के अतिरिक्त ऐसा धैर्यवान श्रोता कभी नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, इसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। और मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। बिना संकोच के अठन्नी लेकर उसने झोली में रख ली। घर लौटकर देखा उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मीना की माँ सफेद चमचमाते हुए गोलाकार पदार्थ को लेकर कड़े स्वर में मीना से पूछ रही थी, तुझे यह अठन्नी कहाँ से मिली? मीना कह रही थी, काबुली वाले ने दी है। उसकी माँ कह रही थी, काबुली वाला से अठन्नी लेने तू क्यों गई? मीना ने रोने की तैयारी करते हुए कहा, मैंने मांगी थोड़ी ही थी।
उसने स्वयं दी। मैंने आकर इस स्थिति से मिनी का उद्धार किया और उसे बाहर ले गया। पता लगा काबुली वाले के साथ मिनी की यह दूसरी मुलाकात हो, ऐसा नहीं है। इस बीच में उसने प्रतिदिन आकर घूस में पिस्ता बादाम देकर मिनी के नन्हे हृदय पर बहुत कुछ अधिकार कर लिया था। मालूम हुआ उन दो मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें और परिहास प्रचलित है। जैसे रहमत को देखकर ही मेरी कन्या हंसते हंसते पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत अनावश्यक चंद्र बिंदु जोड़कर हंसते हुए उत्तर देता, हाथी, अर्थात उसकी झोली में एक हाथी है। उसकी हंसी का यही गूढ़ रहस्य था। यह रहस्य बहुत ज्यादा गूढ़ था, यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु इस परिहास से दोनों ही काफी विनोद का अनुभव करते रहते और शरत काल के प्रभात में एक वयस्क और एक शिशु का सरल हास्य देखकर मुझे भी अच्छा लगता। उनमें एक और बात भी प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, मुन्नी, तुम क्या कभी ससुराल नहीं जाओगी? बंगाली परिवार की एक लड़की जन्म काल से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती है, किंतु हमारे कुछ आधुनिक ढंग के लोग होने के कारण बालिका को ससुराल के संबंध में परिचित नहीं कराया गया था। इसलिए वह रहमत के अनुरोध को ठीक से नहीं समझ पाती थी। फिर भी प्रश्न का कुछ न कुछ उत्तर दिए बिना चुप रह जाना उसके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वह उलटकर पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के प्रति खूब मोटा घूंसा तानकर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी एक अपरिचित जीव की दुर्वस्था की कल्पना करके खूब हंसती। शुभ शरतकाल था। प्राचीन काल में राजे महाराजे इसी ऋतु में दिग्विजय के लिए निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी नहीं गया था, किंतु इस पृथ्वी पर मेरा मन घूमने को बहुत करता था। मैं हर समय किसी न किसी देश में जाने के बारे में सोचता रहता था, लेकिन मैं कभी भी अपने घर से या कलकत्ता से बाहर नहीं गया था। इसलिए सुबह अपने छोटे कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करके भ्रमण का मेरा काफी काम हो जाता था। काबुली टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता और मेरी आंखों के सामने उसकी तस्वीर आ जाती। मिनी की माँ बड़ी शंकालु स्वभाव की महिला थी। रास्ते में कोई आवाज सुनते ही उसे लगता दुनिया के सारे पियक्कड़ उन्हीं के घर को लक्ष्य बनाकर दौड़े चले आ रहे हैं। यह पृथ्वी चोर, डकैत, शराबी, सांप, मलेरिया, तिलचट्टों और गोरों के परिपूर्ण है। इतने दिन धरती पर वास करने पर भी यह विभीषिका उसके मन से दूर नहीं हुई थी। रहमत काबुली वाले के संबंध में वह बहुत संदेहपूर्ण थी। उस पर विशेष दृष्टि रखने के लिए उन्होंने मुझसे बार बार अनुरोध किया था। उनके संदेह को मेरे हंसकर उड़ा देने का प्रयत्न करने पर उन्होंने मुझसे एक एक करके कई प्रश्न पूछे। क्या कभी किसी के बच्चे चुराए नहीं जाते? काबुली देश में क्या दास व्यवसाय प्रचलित नहीं है? क्या एक भीम का एक काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा लेना असंभव है? मुझे स्वीकार करना पड़ा था। बात असंभव हो ऐसा तो नहीं, किंतु अविश्वास्य है। पर विश्वास करने की शक्ति सब में समान नहीं होती। इसलिए मेरी पत्नी के मन में भय बना रहा, किंतु मैं इस कारण निर्दोष रहमत को अपने घर आने से मना ना कर सका। प्रतिवर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। उस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में बड़ा व्यस्त रहता। दूर दूर घूमना पड़ता, पर फिर भी वह मिनी को एक बार दर्शन दे जाता। देखने पर ऐसा सचमुच लगता कि मानो दोनों में कोई षड्यंत्र चल रहा हो। जिस दिन वह सवेरे ना आता, उस दिन देखता कि वह संध्या को आ पहुंचता। अंधेरे में कमरे के कोने में ढीला ढाला कुर्ता पजामा पहने झोली वाले इस लंबे आदमी को देखने पर मन में सचमुच ही अचानक एक आशंका उठने लगती। किंतु जब देखता कि मिनी काबुली वाले, ओ काबुली वाले कहती हंसती हुई दौड़ी चली आती एवं उन दो असमान कद वाले मित्रों में पुराना सरल परिहास चलता रहता, तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। विदा होने से पहले आज 2 दिन से जाड़ा खूब कंपकपा रहा था। चारों ओर एकाएक शीतलहर मच गई थी। जंगले को पार करके सुबह की धूप टेबल के नीचे आकर मेरे पैरों पर पड़ रही थी। उसकी गर्माहट बड़ी मीठी लग रही थी। लगता है 8 बजे का समय रहा होगा।
तभी सड़क पर परे जोर से हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा दो पहरेदार अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे थे। उसके पीछे तमाशबीनों की टोली चली आ रही थी। रहमत के शरीर तथा कपड़ों पर के दाग थे और एक पहरेदार के हाथ में खून से सना छुरा। मैंने दरवाजे से बाहर आकर पहरेदार को रोककर पूछा, मामला क्या है? कुछ रहमत से सुनकर मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा घोंप दिया। रहमत उस झूठे को लक्ष्य करते भांति भांति की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले पुकारती हुई मीना घर से निकल आई। पलक भरते रहमत का चेहरा हंसी से प्रफुल्लित हो उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए झोली के संबंध में उनकी नियमित चर्चा नहीं चल सकी। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूं। देखा तो उत्तर मिनी को विनोदपूर्ण नहीं लगा। तब वह अपने हाथ हिलाकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। घातक प्रहार करने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया था। हम जिस समय घर में बैठकर अपने दिन बिता रहे थे, उस समय एक कैदी कारावास में कैसे समय बिता रहा था, यह बात हमारे मन में उठी ही नहीं। और चंचल हृदय मिनी का आचरण तो अत्यंत लज्जाजनक था। यह उसके पिता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। वह अपने पुराने मित्र को बुलाकर पहले तो नबी सईस के साथ सख्य स्थापित किया। बाद में धीरे धीरे ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़ने लगी, त्यों त्यों सखा के बदले एक एक करके सखियां जुटने लगी। यही नहीं, अब वह अपने पिता के लिखने पढ़ने के कमरे में भी नहीं दिखाई पड़ती थी। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कट्टी ही कर ली थी। ना जाने कितने वर्ष बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह तो रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही बच्ची बनी हुई है। वह अब भी पहले की तरह काबुली वाले चिल्लाते हुई दौड़ी चली जाएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट ना होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना ना हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे, पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबूजी, पैसे रहने दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है। मैं उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज पर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते के गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता था। देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़े मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सकपका गया, उससे पहले जैसे बातचीत ना करते बना। बाद में वह हंसते हुए बोला, लल्ली, सास के घर जा रही है क्या?
मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह एक बात एकाएक स्पष्ट हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में इतनी बड़ी हो गई होगी। उसके साथ भी नया परिचय करना होगा। वह उसे बिल्कुल पहले जैसे नहीं मिलेगी। उन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, यह भी भला कौन जानता है। सवेरे के समय सूर्य की किरणों में शहनाई बजने लगी। रहमत कलकत्ता की किसी गली में बैठकर अफगानिस्तान के किसी पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसे दिया। कहा, रहमत, तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। रहमत ने कुछ उत्तर ना दिया। वह बस चुपचाप वहां बैठा रहा।